हाय, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पिछले लेक्चर में अभी तक हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी। क्यों करी थी? थोड़ा सा हल्का सा पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, दो बातों में ही। कि हमने 2D का रिजोल्यूशन सीखा था और 3D का रिजोल्यूशन सीखा था। 3D में डायरेक्शन कोसाइन आए थे, उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और वहाँ एक चीज़ थी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। और अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल्स बना रखे थे उस वेक्टर ने। वो वेक्टर 3D था, यानी कि स्पेस में था। ये वेक्टर 2D हमारे बड़ा काम का है। ठीक है, इस पे तो एक सेट ऑफ सवाल आते हैं, वो मैंने बता ही दिए थे। बस इतने ही है इस पे सवाल, और एक्स्ट्रा ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 2D का थोड़ा सा सीन ये है कि अगर आप 2D की बात करें तो 2D में हमारे ज़्यादा काम की बातें हैं। जैसे कि आप ये ले रहे थे, ये जैसे लेट्स सपोज आपने 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, ये 37 डिग्री, आपने रिजल्टेंट निकालना है। अब मुझे चीज़ें आसान बनानी है, तो मैंने इस 5 को कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो ये वाला कंपोनेंट 4 आएगा और ये साइन 37, तो ये 3 आएगा। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, आप इसको भूल जाओ भाई। ये 5 वाला वेक्टर आप ये लिख लो, 3 और 4। भाई आपने किया क्या था? आप अल्टीमेटली ऐसे कर रहे थे कि ये भैया कुछ ऐसा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्यों कर रहे हैं, बात वो है ना, वो भी तो पता होना चाहिए। क्यों क्यों मत्था क्यों मार रहे हो आप इतना? ये है, आपने जब ये वेक्टर 5 का और ये वेक्टर 5, ये 5 5 न्यूटन, ये 37 डिग्री, ये ऐड करना है, तो आपने इस 5 वाले को ऐसे ऐड कर लिया। इसका ये कंपोनेंट हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये वाला कंपोनेंट आया इसका 4, ये कंपोनेंट आया इसका 3। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस वेक्टर को भूल जाओ। अब देखो, अब आपको इसका नेट रिजल्टेंट निकालना आसान हो गया। ठीक है, बात सेम है। बात ये भी सही है कि आप इसको क्या कर लो, 90 प्लस 37 और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा लो। लेकिन अगर और इजी करना और फास्ट करना हो तो आप इसको ऐसे कर लो। देखो, अब 5 में से 3 गए, कितना बचा जी? इधर की तरफ 2 बच गया। 2 और 4 का रिजल्टेंट कितना है? अंडर रूट 4 चौक 16 जमा 4, कितना आ गया? √20 आंसर। और आपको ये भी पता चल गया किधर है रिजल्ट। तो फास्ट हो गया, थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो गया। दो दो को करके फिर सॉल्व कर लिया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो आसान है ना, ए प्लस बी। और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या होगा? ए माइनस बी। बड़े में से छोटा घटा दो, डायरेक्शन उधर की तरफ आएगी। तो ये पिछले लेक्चर का मोटा मोटा मैं आपको बता रहा है, बाकी आप पिछला लेक्चर दे। अब हम आगे शुरू करते हैं। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, खैर। अब हम आगे लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप ये समझो, मुझे अभी तक मैंने मैथ सीख लिया, प्लस सीख लिया, ए प्लस बी करना सीख लिया मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब सीख लिया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर होता है। ठीक है, माइनस बी वेक्टर का मतलब माइनस का बस इतना होता है कि वो बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और लगाते वही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्टेंट निकालने के लिए प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल लालाजी वाला मैथ तो वेक्टर में लगता नहीं है। तो सिमिलरली अब इसमें हम प्रोडक्ट और पढ़ते हैं। ठीक है, डिवीजन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, प्रोडक्ट से काम चल जाता है हमारा सारा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है जी, कौन से वाली दो प्रोडक्ट? एक होती है हमारी यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं हम जिसको, और एक बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, और इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट की बात करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूंगा, और हम हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद में मैं अब पूरा फिर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लूंगा, अच्छे सवाल। फिर हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। ये सबसे लास्ट का लेक्चर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे टोटल वेक्टर चैप्टर का। तो जी, यहां से हम शुरू करते हैं अब स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या चक्कर है? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर बोल दो आप डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये बस बात इतनी सी है। मेरे पास मान लिया दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर हैं।
अगर मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर डॉट, ये साइन यूज करते हैं, डॉट विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? सेम बात, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है जी, तो इसका होगा ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा स्केलर आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में खास बात है कि डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, जो भी वैल्यू मिलेगी ये हमेशा क्या होगा? इट इज ऑलवेज स्केलर। भैया ये स्केलर वैल्यू देगा। देखो, वेक्टर वेक्टर की आपने प्रोडक्ट किया और क्या मिल गया आपको? स्केलर। और क्या होता है? ए बी कॉस ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। अब देखो जी, ध्यान से देखो, आप एक एक बात मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं, धीरे धीरे सीखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम से सबको सब कुछ नहीं आता, बस मैं यही कहना चाहता हूं। अगर सबको सब कुछ एक बार के में ही आ जाए तो बस फिर तो दुनिया ही, समझ रहे हैं ना आप? तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो टेंशन लेते हैं। तो पहला, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, मान लिया बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये क्या है? सबसे पहली बात क्या दिमाग में आया कि ए, अब आप इसको ऐसे बोलेंगे, थीटा 0 डिग्री ना बोल के ए एंड बी आर पैरेलल, ये पैरेलल है भैया। और इसमें मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी कितना होगा? ए डॉट बी कोस 0 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए बी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? ए बी, जो कि क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है प्रोडक्ट की। ये वैल्यू कौन सी होती है? ये जो है वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, को थोड़ा ऐसे ग्राफ होता है, +1 -1। साइन और कोस ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो जब इस, ये क्या है अल्टीमेटली? ए बी से डिसाइड थोड़ी ना होगा, कोस से डिसाइड होगा ना। अरे कोस थीटा से ही तो डिसाइड होगा वैल्यू क्या होगी। तो अगर कॉस थीटा तुम्हारा 0 है, यानी कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू है, तो फंक्शन की भी, ये ए बी की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। भाई ए बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1। तो इस हिसाब से ये हो जाता है। दूसरी बात, दूसरी बात, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इनके बीच में जो थीटा है बच्चे वो कितना है? 90 डिग्री अगर है, तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, आप ऐसे लिखोगे ए वेक्टर, आप इसको लिखोगे बी वेक्टर, तो ये हो गया बच्चे ए वेक्टर, ये हो गया बच्चे बी वेक्टर, और ये थीटा कितना बना जी तुम्हारा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, यानी कि ए वेक्टर डॉट, ये बड़ी काम की चीज़ है, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है या फिर ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एक और वर्ड यूज किया जाएगा आपको, ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखो मैंने ऐसे प्रूव किया, लेकिन अब ये भूल जाओ कि आपको ये नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, आपको सीधा ये बता दिया, ये बता दिया, तो मैं इसका मतलब बता रहा हूँ अब इसका क्या है। इसका मतलब है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है जी? या फिर
ऑर्थोगोनल एक वर्ड होता है, ठीक है, या फिर ऑर्थोगोनल है। अब आप अगला चीज देखो, अगली चीज क्या है, थर्ड देखो। थर्ड है तुम्हारा कि अगर थीटा तुम्हारा 180 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री हो जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर इधर हो और बी वेक्टर इधर हो, यानी कि ए डॉट बी विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 180 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। तो ये क्या है, इसकी नेगेटिव -1 मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या है जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली क्योंकि जो कॉस की वैल्यू है उसी से वेरी करेगा, तो अब देखो मैंने ये सारा बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ए बी टू प्लस ए बी, ये इसकी रेंज होगी। क्या होगी इसकी रेंज। इस रेंज के अंदर खास बात बताता हूँ आपको, खास बात बताता हूँ जो आगे जाके यूज़ भी करेंगे। कुछ और खास बात कुछ नहीं है, सब बातें आपको पहले से ही पता है। अब तो मैं वही बात, डॉट प्रोडक्ट तो हो गया, अब हम कर करके देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, ताकि कुछ बातें हम सीधी याद रख सकें। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, वापस चलते हैं, कुछ बातें आपको रिकॉल कराते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC रूल। ASTC रूल क्या कहता है, ऑल पॉजिटिव, साइन तो कॉसैक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कहाँ से कहाँ तक बात कर रहा हूँ, 0 to 180। क्लियर है। अब कई बच्चे के दिमाग में सर आगे एंगल क्यों नहीं जा रहा, अरे फिर तो रिपीट हो गया ना। एंगल क्या है, 0 to 180। आप ये सोचो, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये ए वेक्टर है, मान लो सर ये बी वेक्टर 180, क्यों सर मैं इससे आगे चला जाऊँ। आपको नहीं लगता कि अब एंगल क्या है, एंगल तो ये मेज़र होता है ना, बड़े वाला एंगल मेज़र नहीं होता भाई, छोटे वाला एंगल मेज़र होता है ए और बी के बीच में। ये याद रखना हमेशा बात। ए और बी जब दो वेक्टर के बीच में एंगल मेज़र करते हैं तो टेल तो मिलाते ही हैं, लेकिन छोटे वाला एंगल ये मत मेज़र करना, ये छोटे वाला एंगल मेज़र करते हैं हम। तो वो ये 180 के बाद वापस रिपीट ही कर रहा है, वो छोटा एंगल क्या आ गया 180 से कम, तो इसलिए हम 0 to 180 ये बात करते हैं, 0 to 180। तो जी खैर, मैं कहाँ था, मैं आपसे बात कर रहा था, कोस की बात कर रहा था। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ तो सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि 0 to 90 तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि ये एक्यूट एंगल जब तक बनाएगा, और 90 डिग्री टू 180 डिग्री ये होगा नेगेटिव, यानी कि ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कह सकता हूँ सीधी सीधी भाषा में कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, तो ए और बी के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा होगा, ऐसे। अब मैं इस बात को ऐसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि कहने का पहले मैंने समझा दिया आपको, मैंने हर एक बात आपको समझाई है क्यों कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये बात, तो मेरी बात से मुझे लग रहा है सब सहमत कर रहे होंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। ये कब होगा, जब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। भाई लॉजिक है ना, आप देख रहे हो ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी तो मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड वेक्टर का तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कोस की ही नेगेटिव रही होगी, लॉजिक सेट बैठा। अब ये कुछ बातें मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके फिजिक्स में यही बातें यूज करते हैं हम, जैसे मैंने ये 3 बातें लिखी हैं, ठीक है ना, कि ये बातें लिखी हैं, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो सब बच्चे को पता है कि यहाँ स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है सर स्केलर वैल्यू आएगी ए बी कॉस थीटा कर देंगे सर, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, बात तो वो है ना, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा थोड़ा आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। अगर कंपोनेंट की टर्म में समझते हैं आप, कंपोनेंट्स की टर्म में, जैसे कि ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। भाई अभी तक तो आपने वो पढ़ लिया, अब मैं कंपोनेंट की टर्म में बात कर रहा हूँ। बी वेक्टर को कहा जा सकता है क्या जी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। अब आप ए डॉट बी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ए डॉट बी करें आप, ए डॉट बी का एक एक की डॉट प्रोडक्ट करें, पहले इसकी कर लो, ठीक है।
इसकी इसमें करोगे तो एक ही करके दिखा देता हूँ बस। ए एक्स, थोड़ा दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। ए एक्स डॉट बी एक्स आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस ए एक्स बी जेड आई वेक्टर डॉट के वेक्टर। कुछ मैं आपको सिखाने और समझाने के लिए यहाँ बना लेता हूँ एक्सिस, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। फिर तो क्या याद ही करना है, लेकिन याद क्यों करना है, क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, वो भी तो पता होना चाहिए ना हर एक बात। ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, ये किसको, वाई एक्सिस को, ये बच्चे जेड एक्सिस को। छोटी सी बात है, ठीक है। अब आई, जे और के तीनों क्या हैं, आप देख लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब आप मुझे एक बार, हाँ एक चीज़ और, अब आप एक्सिस बनाना सीख रहे हैं तो एक्सिस जब भी कुछ बच्चे पे ये सोचने में दिक्कत होती है, आप क्या करो करो, ऐसे बनाओ। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत बढ़िया, एक्स वाई, और यहाँ आप ऐसे डॉट बना लो और अपना पेन रख लो यहाँ पे, ठीक है। पेन ऐसे रखोगे तो वो बाहर की तरफ होगा, तो अब आपको वो जेड एक्सिस है आपकी बाहर वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा जेड एक्सिस ये है। पेन रख लो आप यहाँ पे अपना, तो अब आपको दिख जाएगा कि हाँ एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। जिस बच्चे को यहाँ से दिक्कत हो रही हो सोचने में, तो पहले वो यहाँ से सोचना सीखे, यहाँ से सोचना सीखेगा तो फिर ये अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। ये तरीके होते हैं। दूसरी बात आ जाते हैं, आप मुझे ये बताओ, ये प्रोडक्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं। बाजो आई और जे, आई और जे यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यानी कि 1 × 1 ए बी। भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ये ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका भी 1 होगा। भाई ए यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 1 होगा। एंगल कितना है इनके बीच में, cos 90। आई और जे के बीच में देख लो 90 बनाना, तो 0। सिमिलरली आई और के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट उनके बीच का ले रहे हो तो ये भी 0। तो इसीलिए खाली यहाँ से अगर मैं ए एक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो खाली ये आएगा। सिमिलरली ए वाई की मल्टीप्लाई करूँगा तो खाली बी वाई आएगा। खाली ए जेड की मल्टीप्लाई करूँगा, ये बाकी दो 0 हो जाएंगे। सिमिलरली सेम आप लिख के देख लो चाहे, क्योंकि जे डॉट आई बनेगा यहाँ 0 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जे डॉट जे ठीक है 1 आएगा, के डॉट के यहाँ 1 आएगा, बाकी सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो सेम 0। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिख देते हैं, और बच्चे इसको याद भी ऐसे ही कर देते हैं कि कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई सेम कॉफिशिएंट की, ए जेड बी जेड, जेड वाला जेड में मल्टीप्लाई कर दो, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो गया। यानी कि अगर मैं इस पर सवाल आपको दूं एक छोटा सा, कि ए वेक्टर हो गया तुम्हारा आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और बी वेक्टर हो गया बच्चे आपका जे कैप +3 के कैप, ऐसे दे दिया आपको। तो जी आपको पूछ लिया और ए डॉट बी बताओ, तो आप क्या करोगे, कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई। तो क्या यहाँ कोई है, अगर नहीं है तो उसको 0 मान लो, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 आई कैप प्लस जे कैप +3 के कैप। अब आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, 0 की इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ कॉफिशिएंट कितना है 1, 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, प्लस इसका कॉफिशिएंट कितना है जे का यहाँ 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है -2। कॉफिशिएंट लेना है, अब जे के कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई करनी है, -2 है, -2 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 × 2 यानी कि -2 प्लस 3 × 3 ये हो जाएगा 9, तो आंसर आएगा 7। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, आपके तुरंत दिमाग में आई होगी, जो बच्चे पीछे से लेक्चर देखते हैं, सर आप तो कह रहे थे कि ये -2 इसमें नहीं होता, अब आप इसके अंदर ले रहे हो, मतलब आपने तो ये सिखाया था कि +2 माइनस जे कैप, सर आपने तो ये सिखाया था कि ऐसे लिखा जाता है, आप अब कह रहे हो कि ये माइनस इसके अंदर इंक्लूड कर लो। नहीं, आप ध्यान से देखो, मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, बस उसको मैं बता आपको ऐसे रहा हूँ, वो याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, कर मैं -j के साथ ही रहा हूँ। देखो प्रॉपर मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रॉपर देखो, आई कैप +2 -j कैप, ठीक है जी, +3 के कैप, और ये हो जाएगा जे कैप +3 के कैप। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें,
तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस जे डॉट जे, ठीक है जी, प्लस माइनस जे डॉट के, ऐसे तो बनेगा। 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। ये तो भैया फिर भी ज़ीरो ही आना है। कैसे, माइनस जे देखो, अरे माइनस जे यहाँ बन जाएगा, ये माइनस जे कैप हो गया, तो ये तो अभी भी 90 डिग्री है, दोनों के साथ 90 बनाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता ही चल गया, ज़ीरो आएगा आई के साथ भी के साथ भी। अब इसकी बात कर लेते हैं। अरे भैया माइनस जे कैप इंटू जे कैप, आप ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस जे कैप, यही तो हुआ। इसके बीच में एंगल कितना बना आप, 180 डिग्री, ठीक है। अरे समझ रहे हो। अब एक बात बताओ आप मुझे, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, माइनस जे कैप डायरेक्शन ही तो बता रहा है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, 1 × 1 × कॉस कितना हुआ, 180 डिग्री। सो 1 × 1 × कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। आंसर कितना आया, -1। तो फाइनल निकल के क्या आया, जे माइनस जे डॉट के फाइनल क्या निकल के आया, 2 × -1। तो आया अल्टीमेटली यहीं से है, लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन अब इसको बार बार ऐसे लिखना, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप, कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको यहाँ सीधा दिख रहा है कॉफिशिएंट, मतलब ये -2 है तो -2 उठा लो सीधा। तो मैंने ये -2 × 1, 3 + 3 × +3, ऐसे करते एग्जैक्ट ऐसे हैं, ये मैंने यही समझाया आपको, करते एग्जैक्ट ऐसे हैं। लेकिन इसको फिर, अब बच्चा क्या है ना, बार बार कंफ्यूज ना हो, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए फिर उसको ऐसे याद करा दिया जाता है, ठीक है। लिखते ऐसे ही हैं, -2 नाम की, अरे वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, आप खुद सोचो, तो ये कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप। अब जिस बच्चे ने ये -2 रट लिया, तो उसके दिमाग में तो ये रहा ना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। ये देखो सर, नेगेटिव ले तो रहे हो आप मैग्नीट्यूड, नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हमेशा डायरेक्शन में जाता है। तो मैंने वही आपको करके दिखाया, माइनस जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू -1 आएगी, माइनस जे कैप एंगल बना 180 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, cos 180 -1। तो अल्टीमेटली फाइनल आया 1 × 1 तो आया -1। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है, फिर से रिपीट कर दिया है, -1, ठीक है। और इसको करते कैसे हैं, अब ये बार बार इतना बड़ा थोड़ा ना करके देखोगे भाई, कैलकुलेशन करनी है, हमें फास्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई, हम ऐसे सिखा देते हैं कि कॉफिशिएंट जो भी है, जो दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर लो। पर वो सिर्फ जुगाड़ है एक तरह से, ये क्या है, जुगाड़। ये ऐसे करना, कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लो, क्या है, जुगाड़। कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लो, क्या है ये, जुगाड़। सीधा एग्जैक्टली होता कैसे, प्रॉपर ऐसे मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ती है, लेकिन वो रिजल्ट इससे मैच होता है और हमेशा ही मैच करता है, तो इसलिए जुगाड़ है, इसलिए सीधा याद कर लेते हैं, AX BX AY BY AZ BZ, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, आई कैप और ये मैं आपको कहूँ -2 जे कैप, नहीं, ये लिखना ही गलत है। वेक्टर होता है 2 माइनस जे कैप। फिजिक्स में ये मतलब है, ये मतलब फिजिक्स में क्या, वेक्टर मतलब वेक्टर प्रॉपर पढ़ रहे हैं हम, तो ये हम डायरेक्शन के लिए, क्योंकि डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन ही तो बताएगी वेक्टर किधर है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये बताएगा डायरेक्शन को। तो दोनों बातों को सेपरेट रखो, मैंने बहुत क्लियरली, बहुत तहजीब से पीछे लेक्चरों में भी बताया है और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए अब एक और सवाल करते हैं, ताकि आपका और थोड़ा रिदम बन जाए। तो अब क्या जुगाड़ है, जुगाड़ क्या, कॉफिशिएंट की सीधा मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी कि बी वेक्टर कितना बना, आई कैप प्लस जे कैप मान लो और माइनस के कैप मान लो, एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं। और अगर आपको करना पड़ जाए ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप कैसे करोगे, कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई, यहाँ कितना है 1, तो 1 आ गया, प्लस 2 × 1, 2 आ गया, प्लस ये के का कॉफिशिएंट +3 और ये के का -1, क्योंकि माइनस आ गया ना, तो आप इसको कैसे पढ़ लो, ऐसे +-1 ऐसे पढ़ो इसको, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, जुगाड़ है बस। तो ये क्या हो गया, माइनस, क्योंकि हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, हम रट भी रहे हैं तो क्या रट रहे हैं हम, देखो जी, अब ये कितना हो गया, 3 - 3 = 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऑर्थोगोनल।
यहाँ से एक बात और पता चल गई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा जीरो यानी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब देखो जी आगे, आगे देखो, सबसे अच्छी बात, आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, बात तो सेम ही है। अरे ए एक्स बी एक्स लिखो या बी एक्स ए एक्स लिखो, ऑर्डर कैसा भी रख लो आप, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा कम्यूटेटिव तो है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, फॉलो कम्यूटेटिव। दूसरी बात, दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है ये, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर लो या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी प्लस सी को ऐड कर लो पहले, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आती है, यानी कि फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें वेक्टर के बारे में हुई। अब सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आप करके देख लेना, ये कोई दिक्कत हो ना किसी बच्चे को तो दो वेक्टर लिखना और ये करके देख लेना, बैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मान लो जी आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस अल्फा के कैप, और बी वेक्टर बच्चे आपको गिवन है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ये आपको गिवन है। और आपको कह दिया कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर फाइंड अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मुझे अब एक बात दिमाग में तुरंत मेरे मास्टर ने सिखाई थी, तुरंत दिमाग में मेरे बात आती है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अच्छा यानी कि ए बी कोस 90। अरे वाह, ये तो जीरो, अच्छा डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए फिर तो, यानी कि जीरो आना चाहिए। जब मैं सॉल्यूशन लिखना करूँगा तो पहली चीज़ दिमाग में ये आनी चाहिए भिड़ते ही, और हमेशा पूरी 11th 12th जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक ये बात याद रखनी है। अब ए डॉट बी करो। अब मास्टर ने कहा था कि सीधा कॉफिशिएंट उठा लो, ये टू है, टू इंटू वन कितना हो जाएगा जी टू, प्लस टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा जे का सिक्स, और अल्फा ये पॉजिटिव है और यहाँ माइनस वन है तो प्लस अल्फा इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि हो गया एट विल बी इक्वल्स टू अल्फा। आसान है आई थिंक। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, एट। तो ये पहला सवाल हो, ये बेसिक सवाल है और ऐसी बात नहीं है कि हाथी घोड़ा जुड़ेगा इसमें कुछ, बहुत बेसिक सवाल है। जैसे आपको कह दिया आपको कि कई बार काइनेमेटिक्स में आएगा कि एक्सेलरेशन एंड वेक्टर, एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ए वेक्टर आई कैप प्लस अल्फा जे कैप माइनस के कैप, और ये वेलोसिटी, ये ऐसे सवाल काइनेमेटिक्स में आएंगे, पर अल्टीमेटली ये वेक्टर का सवाल है। तो बच्चा कहता है कि सर मेरे से तो काइनेमेटिक्स का सवाल ही नहीं बन रहे। अरे भाई तेरे से वेक्टर और बेसिक मैथ आता ही नहीं है। अभी जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो तुम्हें फील करा दूंगा मैं कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और बेसिक मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते फिजिक्स में। लोगों को लगता है कि मैथ्स ही तो है, फिजिक्स थोड़ी ना है, ढंग से ना पढ़ो। लेकिन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे, ये आपको अभी हम 2 दिन बाद जब काइनेमेटिक्स शुरू कर रहे होंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपको कह दिया गया कि ये है इफ ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर देन फाइंड अल्फा। सेम सवाल है। अब देखो यहाँ ये वेक्टर की टर्म में था सवाल, अब ये जब काइनेमेटिक्स चैप्टर आएगा तो वहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बना दिया इसका। तो अब ये कैसे करोगे, अब वही ए डॉट बी। तो ये देखो ये कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई होकर टू इंटू वन, इसकी मल्टीप्लाई करोगे प्लस टू इंटू माइनस अल्फ़ा, ये सॉरी माइनस टू इंटू अल्फ़ा, ये हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन इंटू माइनस एट,
तो आप करो 2, अब ये मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, -2α और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2α विल बी इक्वल्स टू 10, यानी कि अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 5। आई होप कि आपके आंसर समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो। सवाल बहुत है, अपन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बात ये है अपन क्या सीख रहे हैं, अपन को सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है ये ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या होते हैं ना, हम अभी तक, मैं फिर वही कहूँगा, 10वीं क्लास तक हम थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाले होते हैं। हमें पता होता है कि मैडम आज टेस्ट लेगी तो 20 सवाल है, 20 में से 10 हमें 10 आएंगे, तो आपको पता है कि वो 20 ही रट के जाने हैं। आपको पता है कि 30 सवाल या दो दो चैप्टर का, 3 चैप्टर का, तो उन 3 चैप्टर में मान लो 60 क्वेश्चंस हैं, तो वो 60 में से ही आने वाले हैं। ठीक है, बाहर से तो स्कूल में कुछ आता नहीं है, तो आपको पता है आपकी कॉपी आपको ढंग से सॉल्व करने, आप 4 बार सॉल्व करके देख लो, याद हो जाते हैं आंसर। पेपर आप लिखाते हो, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाते हैं। वहाँ ये प्रोसेस है, ये इंडियन एजुकेशन है 10th तक। और फिर 10th के बाद एकदम से आपसे क्या कहते हैं, अब आप सवाल बनाओ। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, नया सवाल आपको बनाना पड़ेगा, पेपर में नया सवाल आएगा जो आपको बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग। अब भैया, आज तक आपने कुछ और ही सिखाया है, एकदम से आप कहने लगे अब बनाओ। पहले बोलते थे याद कर लो, अब बोल रहे हो कि बनाओ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि यार मेरे से नहीं बन रहा है, भाई बैठ आराम से, टेंशन ना ले, हो जाएगा, हो जाएगा। इन द लास्ट हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे ना, वो अभी आपको सेम चीज़ कहेंगे कि बेटा मेहनत कर, हो जाएगा, बस तू लगा रहे। तो अगला सवाल देखो आप, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो जी, द डॉट प्रोडक्ट, मुझे देखो ज्ञान पेलना थोड़ा सा कम पसंद है, पढ़ाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरा सारा फोकस हमेशा पढ़ाने पे होता है। और ज्ञान भी मैं वही देता हूँ जो बच्चे फेस करते हैं। यहाँ कोई आप अपनी कहानी बनाओ भैया, किसी और की कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की कहानी को वज़न देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कहानी बनाओ, आप अपनी कहानी के हीरो बनो, आप अपने माँ बाप के लिए हीरो बनो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, ये सवाल है, द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट and 5 यूनिट कैन नॉट बी। ऑप्शन दे दिया आपको, A 2, बी दे दिया -2, सी दे दिया आपको 20, डी दे दिया आपको 0, ये दे दिया आपको। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, तो वो हमेशा रेंज का सवाल होता है। एक का मैग्नीट्यूड ये है, एक का ये है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंज कितनी होगी, -15 टू +15। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आप इन दो वेक्टर का लेते हो, तो इन वैल्यूज़ के बीच में वैल्यू आएगी, आएगी नहीं आएगी, यही तो पढ़ के आए ना डॉट प्रोडक्ट की। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 20 तो बिल्कुल लिमिट से बाहर ही चला गया, तो ये कभी नहीं ये वैल्यू मिल सकती। ये दो वेक्टर कभी भी ये वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम ही 15 दे सकते हैं। हाँ, -2 भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, क्योंकि वो इस रेंज के अंदर आएगी। यानी कि -15 भी दे सकते हैं दो वेक्टर, +15 भी दे सकते हैं, -14 भी दे सकते हैं, -13 भी दे सकते हैं, फिर ऐसे 14 तक, +14 सब वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो इसकी रेंज, आपसे कह लो को -16 दे देगा, नहीं देगा, कह लो को -18 दे देगा, नहीं देगा, -20 दे देगा, नहीं देगा, -15.1 दे देगा, नहीं देगा भाई, नहीं देगा, रेंज के अंदर ही देगा। सीधी सी बात है ना, रेंज पढ़ के आए हैं ना, अभी ऊपर पढ़ाया था। मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -15 से +15, ये दे सकता है, इससे ना ज़्यादा देगा ना इससे कम देगा। इस रेंज की सारी वैल्यूज़ ये दो वेक्टर देंगे। आप इन्हीं के बारे में बात कर रहे हो, इन्हीं के बारे में पूछ रहे हो, तो ये रेंज से सवाल है, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। फिर
अगले वाला थोड़ा सा बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, आप देखो आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आपको कह दिया गया, हाँ कुछ ऐसे भी तरह के सवाल आएंगे, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, बस आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे आपको दे दिया ऐसे बड़ा सा सवाल दे दिया, टी स्क्वायर माइनस 8t+2, ये आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया। आपको पूछा कि टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तो वो टाइम बताना है। तो क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? पहले भाई वेलोसिटी तो निकालो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार डिफरेंशिएशन करोगे फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर करोगे जीरो के इक्वल, तो वहाँ से बच्चे टाइम आ जाएगा। तो इतना कोई बड़ा भारी भरकम सवाल नहीं है, पढ़ोगे तो अब अरे यार ये क्या है। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, ये खुद आप ट्राई करना। इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा t=2 सेकेंड, ठीक है ना। हालांकि ये ऐसे सवाल काइनेमेटिक्स में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो पहले अगर वो कह रहा है कि भैया किस टाइम पे, तो आपसे ये देखो ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वो कह रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना है, आपके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, और इससे सिर्फ आप एक्सेलरेशन निकालो और वेलोसिटी निकालो डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है जी। तो वो सब बातें काइनेमेटिक्स में भी फिर से आएंगी, तो काइनेमेटिक्स में हम ये सवाल कर रहे होंगे वापस से, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहा हूँ। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करते हैं हम इस सवाल को, ऐसे सवालों को। वही मतलब मैं आपको ये फील दिलाना चाहता हूँ कि काइनेमेटिक्स जब आएगा तो अल्टीमेटली वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप वेक्टर ही लगा रहे होंगे, कंपोनेंट्स ही कर रहे होंगे फिजिक्स में, पूरी मैकेनिक्स में यही चलेगा। तो अगर आपका कंपोनेंट्स नहीं आते, प्रॉपर मतलब नहीं आता, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं फिजिक्स सीख पाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का बस मैं इसलिए आपको ये बातें मैं रिलेट करके पढ़ा पा रहा हूँ। इफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू रूट, ठीक है जी। तो हमें फाइंड करना, इन सवालों में बच्चे इतने अटकते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर -2b वेक्टर, ठीक है जी। ये बताना है, समझ गया आप? भाई आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और आपको क्या बताना है, इसका प्रोडक्ट करके बताना है। और ए और बी क्या है तुम्हारे, यूनिट वेक्टर। ए और बी क्या है तुम्हारे, यूनिट वेक्टर। मतलब ये जो मैंने ऐसे वेक्टर लिख दिया ना, ये कई बार वो कंफ्यूज कर देगा आपको, यहाँ तो कैप बना देगा और आपको यहाँ दे देगा कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही बात बोल रहा है, ठीक है। ए वेक्टर की डायरेक्शन और ए कैप की डायरेक्शन तो सेम ही होनी है भाई। तो यूनिट वेक्टर यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका तो आपको दिखने से ही पता चल रहा है मैग्नीट्यूड 1 है। तो पहले आप क्या करो, देखो पहले इन सवालों को, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, अरे भाई डॉट प्रोडक्ट कर ले, बचपन से करता आया है ना, x+y और x-y, x की मल्टीप्लाई करके क्या लिखता है तो x²। तो इसको अब तुझे क्या लिखना है, x×x ऐसे लिख ले। फिर अगले वाले में करता है -x×y लिखेगा, फिर फिर y की मल्टीप्लाई शुरू कर दे, y×x लिखेगा, फिर -y×y। अरे बचपन से पढ़ाया नहीं पढ़ाया स्कूल में मास्टर ने, जब a+b का होल स्क्वायर आ गया था तुम्हारा, तो ये भी तो सिखाया गया था ना अलजेब्रा में, यही यूज़ करना है। देखो कैसे, a.a, पहले a की मल्टीप्लाई करो इसमें ब्रैकेट में, यानी कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो +3b वेक्टर डॉट a वेक्टर। आगे चलो, प्लस माइनस -6b वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ से बात है, यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से ये दे रखा है, जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और रिजल्टेंट √2 आ रहा हो तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री होता है। एक और था, जब 120 डिग्री एंगल हो तो उसकी वैल्यू, अगर ये तुम्हें 1 दे रखा होता तो एंगल कितना होता है इनके बीच में 120 डिग्री, अगर ये √3 दे रखा होता तो एंगल कितना होता 60 डिग्री। ये तीन बातें तो याद रखनी ही रखनी है।
तो यहाँ से आपको पता चल गया थीटा बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। थोड़ा सॉल्व करो। ए डॉट ए यूनिट वेक्टर है, ए डॉट ए तो पैरेलल, अरे सेम वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर होंगे या नहीं होंगे? ए वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा ए वेक्टर भी तो यही है भाई। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया 1। ए कॉस थीटा, इसको क्या लिखोगे आप? ए कॉस 0। अब ए की वैल्यू तो 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसकी 1 इसकी 1, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 1 माइनस ए वेक्टर डॉट टू बी वेक्टर। अब भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, यानी कि ए कैप और बी कैप। आप टू बी कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, बस मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क होता है। याद है ना आपको, ये बी वेक्टर है, अगर मैं टू बी वेक्टर कर दूं तो बस यही तो होगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना। तो एंगल तो अभी भी ए और बी के बीच में 90 रहने वाला है, तो अगर 90 है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 प्लस अगेन 0 माइनस 6 इंटू बी, ये कितना आएगा 1। सो 1 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू -5। आंसर आया। इस तरीके से आंसर आपकी प्लेट में तुरंत आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं जी, बड़ा बेहतरीन सवाल, सेम सवाल। थोड़ा आप लोग देखना, पोज करना, आराम से सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना। आपको दे दिया ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर एंड 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ये दे दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसने आपको खुद ही बता दिया कि परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर। अभी बताऊंगा क्या है, पहले एक बार सवाल पढ़ लो, बड़ा अच्छा सवाल है और ये भारी भरकम सवालों में आता है बच्चों के लिए, भारी भरकम सवाल। अरे सॉरी ये तो समझ ही नहीं आता सर ऐसा तो। अरे भाई अभी देखना कितना आसान बन जाएगा, और मैं बेसिक ही लगाऊंगा, जो पढ़ाया हुआ है बस वही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। तो मैं आपका बस थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहा हूँ कि ऐसे सोचा जाता है, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, फिजिक्स तो आप खुद ही सीख लेंगे। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है चलो। फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये गिवन है आर यूनिट वेक्टर, ये दे दिया ऐसे। वो प्रॉपर बताएगा आपको, हर एक बात बता के छोड़ेगा। और आपसे कह दिया ए 45 डिग्री, ऑप्शन दे दिए 60 डिग्री, सी कॉस इनवर्स 1/3 और डी दे दिया आपको 90 डिग्री। ठीक है, अब कुछ घोचू तो यही सोचते हैं परपेंडिकुलर तो दे ही रखा है, अरे भाई 90 होगा, क्या ही सवाल पूछा है। अरे भाई ध्यान से पढ़ सवाल मेरे बच्चे। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये वेक्टर जब आप ऐड करते हो किसी भी वेक्टर को, ये वेक्टर है भाई, ये मोड नहीं है, ये ऐसा ब्रैकेट है। आप ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर करते हो तो एक वेक्टर ही तो आएगा। तो ये कह रहा है कि ये जोड़ने के बाद जो वेक्टर आया, तो अगर मैं इसको कैपिटल ए वेक्टर से डिनोट कर दूं, इसको कैपिटल बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब करो आप सवाल देखो, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट, ये कहना चाहता है ये -4b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब सर इससे ए और बी कैसे आएगा? आएगा ना भाई, कर तो एक बार मल्टीप्लाई। ए वेक्टर सेम जैसे स्कूल में करता था, पहले ए की इन दोनों में कर, फिर बी की इन दोनों में कर। सो ए वेक्टर डॉट 5a वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट 4b वेक्टर, ठीक है, प्लस 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर। अब ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि सर 2b या a, अरे 5a की इसमें कर दे, किसी को भी आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। फॉलो करता है भाई कम्यूटेटिव लो। आगे चलो, -8 b वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरी बात,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा भाई? 5 गुना बनेगा नहीं बनेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को 5 गुना कर दिया आपने, इसका मतलब यही तो होता है, लेंथ ही तो। भाई ये ए वेक्टर होता था, आप 5 गुना 5 ए वेक्टर लिख दो तो आपने लेंथ को ही तो, डायरेक्शन तो वही रखी है आपने, वेक्टर बदलने का मतलब है वेक्टर तो बदल गया है। तो ये क्या है तुम्हारा, इसकी लेंथ 5 गुना होगी, 5 गुने का मतलब है 5 गुना मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इनके बीच में एंगल कितना है, कोस 0। तो आंसर कितना है तुम्हारा, यहाँ 5। सिमिलरली ए और -4b, ये तो निकालना है ये तो निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -4 को आप बाहर ही ले लो, अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई तो कर रहे हो आप, तो इसको आप ऐसे लिख लो 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम, ओपन ही कर लो, क्या ही दिक्कत है, ए इंटू 4b कॉस थीटा, समझ रहे हैं आप, प्लस 10 AB कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, ऑलरेडी पता है, यूनिट वेक्टर है। तो 5 - 4 कॉस थीटा प्लस 10 कॉस थीटा -8 इज इक्वल टू 0। ये कितना है जी, 6 कॉस थीटा प्लस के 8 इधर गया -5, यानी कि कॉस थीटा कितना है जी आपका 3/6, यानी कि कॉस थीटा कितना है जी आपका 1/2, यानी कि थीटा कितना है आपका, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री। आंसर, तो इसका आंसर आया बी। तो मैं फिर से, ये बड़ा ही टफ सवालों में आता है, तो मैं इस सवाल को फिर से समझाता हूँ भैया। ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो जब ए वेक्टर में कोई वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर ही तो आएगा। अरे ए वेक्टर है, मान लो आई कैप प्लस जे कैप, एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। 2b वेक्टर तुम्हारा है ये, सॉरी ऐसे दिखाता हूँ, चलो इसको, आई कैप प्लस जे कैप, आपने 2b वेक्टर बनाया, तो 2b वेक्टर कितना हुआ, 2i कैप प्लस 2j कैप, और फिर इसको जोड़ोगे तो ये जुड़ के क्या आएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप। तो ये वाला आपका, इसको बोल रहा हूँ मैं ए वेक्टर, तो वेक्टर ही तो बनेगा। तो ये वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर, ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो 0 होगा, तो ए वेक्टर का मतलब है ये वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब होता है ये वेक्टर। ठीक है, पुरानी अब सारी बातें यूज हो रही हैं, पुरानी सारी बातें। और ए और बी क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू 5 है, तो जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू 5 है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया 0। अरे थीटा 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा? अरे भाई फिर से बता देता हूँ, ए वेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं, ए वेक्टर, इसमें आप 5 गुना कर दो या इसको छोटा कर दो, ऐसे कर दो, आप a/5 कर दो या 5 a वेक्टर कर दो, डायरेक्शन वो ही रहती है, डायरेक्शन कभी नहीं बदलती। तो a वेक्टर 5a वेक्टर या फिर a वेक्टर और a/5, इनकी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। जब आप दो वेक्टर ये हैं, इस वेक्टर की टेल मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है जी। सिमिलरली ये आ गया a इंटू 4b कॉस थीटा, ये मुझे पता नहीं है क्योंकि a और b के बीच में एंगल मुझे नहीं पता है, वो तो निकालना ही है, फाइंड एंगल बिटवीन। यहाँ भी क्या हो जाएगा 10ab कॉस थीटा, 8bb, ये तो 8 ही आएगा क्योंकि b डॉट बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 आती है। ठीक है, तो ये कितना है, अब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा 1/2। तो कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सवाल सॉल्व करते हैं, किस थीम पे सॉल्व हो रहा क्या है, वो सारी बात हम पीछे कर चुके हैं। आगे देखते हैं जी अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, आपको वो भी मज़ा आएगा करके। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपको दे दिया, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, ये दे रखा है, एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दे दिया आपको। आपको फाइंड करने के लिए पता क्या बोला गया है, और ये भी भारी भरकम सवालों में होता है जो बच्चे के दिमाग में नहीं आता, पर क्यों नहीं आता उसका भी मैं लॉजिक भी दूंगा,
और मैं रीजनिंग भी बताऊंगा कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, B-3/2, सी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये बताना है आपको। अब बच्चा क्या है ना, पहली बात तो यहीं से कनेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, उसको बस ये दिखता है अच्छा ABC 0 है, लेकिन इस बात से वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता कि ये कहना क्या चाहता है। और फिर इस पे कनेक्ट, अब आपको ये अगर निकालना है, आप खुद सोचो, ABC इक्वल है, चलो मान ली बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ABC इक्वल है, मान ली बात। आप अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, और ये सॉरी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को ये बात याद है कि ABC अगर 0 होता है और तीनों वेक्टर इक्वल हैं तो लेमी थ्योरम ध्यान आ रही है आपके? एंगल कितना बनेगा? बराबर बनेगा। कितना बनेगा? 120 डिग्री। अगर दो, ये भी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब ये है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कॉप्लेनर वेक्टर अगर रिजल्टेंट 0 है तीन वेक्टर का और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लेमी थ्योरम ध्यान है पहले हमने पढ़ी थी, एंगल कितना बनेगा उनके बीच में? 120 डिग्री। इक्वल एंगल बनेगा ना। इक्वल एंगल का मतलब कितना होता है? 360/3, कितना? 120 डिग्री। भाई अगर तीन वेक्टर हैं और रिजल्टेंट, या कितने भी वेक्टर हों, और अगर रिजल्टेंट 0 है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों का मैग्नीट्यूड, या चार का मैग्नीट्यूड, पाँच का मैग्नीट्यूड, छः का मैग्नीट्यूड, अगर हम नॉर्मल जनरल बात करें, अगर मान लो 10 वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और उन 10 का सम करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 360/10 यानी कि 36 डिग्री एंगल होगा सबके बीच में। और यहाँ कितना है? यहाँ 3 है। तो मुझे इक्विलिब्रियम, वो अगर रिजल्टेंट 0 है और मैग्नीट्यूड बराबर है, आपको लिखवाया था ना एक पॉइंट, वो, तो वो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ पता चल गई यहाँ से, इस कंडीशन से। अब बच्चों के क्या है ना, वो पुरानी बातें याद नहीं आती, इसलिए उनको दिक्कत होती है। अब ध्यान से देखते रहना आप, सवाल बहुत आसान है, एक लाइन, वन लाइनर है बस, तो आपको ये पता है। लेकिन क्या है ना, अपन लोग थोड़ा सा कम सीरियस लेते हैं चीज़ों को जब हम पढ़ते होते हैं, कि अरे ये तो वेक्टर ही तो है, अरे कोई बात नहीं भाई, कौन सा इतना ज़रूरी है, फिजिक्स शुरू थोड़ी ना हुई है, आराम आराम से सीख लेंगे। तो ये 120 डिग्री है, तो ये बात पता चली 120 डिग्री, ये भी पता चली 120 डिग्री। अब ये पीछे से ही पता चली ये बात, ये पीछे लेक्चर में अपने ने कवर कर रखी है। स्टेटमेंट भी लिख रखा है कि अगर सब इक्वल वेक्टर हैं, ऐसे लिखवाया था, ये इक्वल वेक्टर हैं, ऐसे इक्वल वेक्टर हैं, तो इनके बीच में और इनका रिजल्टेंट 0 है। अगर ये सब थीटा एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट 0 आएगा, ऐसे लिखवाया गया था कि अगर इक्वल वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है और रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सब इक्वल एंगल पे सेपरेट होंगे। तो मैं सेम ही तो बात बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट 0 है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल एंगल पे सेपरेटेड होंगे, मैंने ऐसे बोल दिया, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब, अब आप यहाँ आ जाओ, अब आसान हो गया ना, करो। ये क्या हो जाएगा? AB cos थीटा, BC cos थीटा, CA cos थीटा, θ1, θ2, θ3। अब थीटा तो बराबर है, कैसे जी? A और B का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो पहले 1 × 1 × cos, A और B के बीच में एंगल देखो, टेल ऑलरेडी मिली हुई है, A और B कितना है? 120, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 120। सिमिलरली BC के लिए भी 1 × 1 × cos 120, सिमिलरली 1 × 1 × cos 120, यानी कि कितना आया? 3 cos 120। cos 120 की वैल्यू तो आप याद ही, रट ही लो, याद ही है, -1/2, क्योंकि ये इतनी बार आएगा, इतनी बार आएगा कि आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, -3/2 आंसर। तो जो बहुत टफ सवाल था, अब देखो आपने सीख लिया, अब आप कैसे क्विक बनाओगे, ध्यान से सुनना। ABC अच्छा 1 है, ठीक है, यानी कि 1 cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, एंगल पता चल जाए तो काम हो जाए। यहाँ से पता चल रहा है, अच्छी यार, ये तो आसान है, ये 1 हो गया तो थीटा कितना बनेगा? 120 डिग्री, ये बनाओगे, अच्छा 120, 3 cos 120, 3/2, ये लिखोगे ही नहीं आप।
ये इतना फास्ट हो जाता है। ये जो मैंने आपको पूरा प्रॉपर सिखाया और समझाया है ना, अब आपके दिमाग में ऑलरेडी वो थ्योरम है कि ये क्या बता रहा है, तो हो गया भाई सवाल, खत्म बात। अगला सवाल देखो जी। टेंशन तो लेनी नहीं है भाई जिंदगी में। अगला सवाल देखो जी आप। अगला सवाल, अगर मुझे एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करूंगा, ये याद रखना बात हमेशा। डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आगे क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगी ना, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये याद करा रहा हूँ आपके, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है तो क्या करोगे आप? आपका क्रॉस क्यों नहीं करते वो भी खुद पता चल जाएगा, ऐसे मैं कोई रटवा नहीं रहा हूँ, लॉजिकल है बात। तो जी देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। आपको दे दिया सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन मैं दे रखा है आपको। ए वेक्टर मान लो आपको दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बच्चे दे दिया आपको आई कैप प्लस जे कैप। आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 इंटू 1, और के का तो जीरो में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए का कॉफिशेंट का स्क्वायर रूट 3, यहाँ करोगे तो बी का कितना आ जाएगा? रूट 2, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा कितना आएगा तुम्हारे पास? 2/√6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कॉस इनवर्स 2/√6, यानी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना बहुत आसान है। क्या यूज़ करना है आपको? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक ये बात हुई। इसके आगे अगर अपन बात करें, मान लो मैं आपको ये दे देता हूँ, ये सवाल दे देता हूँ कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस √7j कैप, और आपको मैंने बी वेक्टर दे दिया 5i कैप प्लस √7j कैप -3k कैप। आपको बताना है देन द वेक्टर, अब ये पीछे की बातें भी इस्तेमाल हो जाएंगी इस सवाल में, आपको रिवाइज हो जाएगा। देन द वेक्टर whose magnitude is equal to a vector dot b vector, एंड आपको वेक्टर फॉर्म करना है अल्टीमेटली, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और आपके ऑप्शन है 17/√2 के कैप माइनस जे कैप। बी ऑप्शन है आपके पास 17/√2 आई कैप माइनस के कैप। सी ऑप्शन है आपके पास 3i माइनस 3k कैप। और डी ऑप्शन है आपके पास 3k माइनस 3i कैप। ये दे दिया आपको। अब देखो जी, ये सवाल पहले भी था, वेक्टर जब बनाना है तो नया वेक्टर कैसे बनता है? मेरे को कोई सी नया वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा? सी वेक्टर डॉट सी कैप, मैग्नीट्यूड उसका पता हो जाए, डायरेक्शन पता हो जाए, सब कुछ आपको क्लियरली दे रखा है। आपको सी वेक्टर बनाना है विच विल बी इक्वल्स टू सी इंटू सी कैप। भाई ऐसे लिख लो या सिंपल लिख लो, सेम बात होती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो c इंटू सी कैप। अब ये कह रहा है सी वेक्टर का मतलब है a डॉट बी, मैग्नीट्यूड ये देगा, करो जी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कहाँ से आया? a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई कर लो, 2×5 = 10, √7 इंटू √7 यानी कि 10 + 7। और ये देखो, ये तो k, तो यहाँ तो 0k कैप है, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो लिखना ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया 17। अब सी कैप क्या है? सी कैप है ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल है, तो पहले वेक्टर तो निकालो। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या बना? अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कोई डी वेक्टर मान लेता हूँ, से मान लेता हूँ से,
तो एक बार देखो तो सही डी वेक्टर क्या बना। डी वेक्टर क्या निकल के आया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 5 i कैप माइनस 2 j कैप यानी कि 3 i कैप, सीधा लिख रहा हूँ 3 i कैप। दिस माइनस दिस तो कितना हो गया 0। √7 j कैप, √7 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। और ये कितना आएगा -3 k कैप, यानी क्या आ गया -3 k कैप, क्योंकि भैया घटाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो 0 है, 0 k कैप, तो ये तो -3 का -3 हो जाएगा। b माइनस ए कर रहे हो ना। चलो जी, तो अगर आप ये कर रहे हो तो ये डी कैप आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके ये कह रहा है कि ये जो सी कैप है, ये सी कैप इज इक्वल टू डी कैप है, यही तो कह रहा है सवाल। कह रहा है कि ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो वो सी का भी तो यूनिट वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो सो कोल्ड मैंने इक्वल्स टू डी वेक्टर मान लिया है, तो इसका डी कैप ये कह रहा है ये सी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये सी कैप के ही तो बराबर होगा। अरे यूनिट वेक्टर तो बराबर ही होगा ना भाई, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किसको शो करता है, खाली डायरेक्शन। अब ये पैरेलल हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन को शो करेंगे, खाली खत्म बात। यानी कि डी कैप कैसे निकालोगे आप, वेक्टर 3 i कैप माइनस 3 k कैप कैसे निकालोगे, डी वेक्टर बाई डी, यानी कि डिवाइड बाई अंडर रूट, कितना हो जाता 3 3 स्क्वायर 9, 9 + 9 ये हो जाएगा तुम्हारा 18। तो ये कितना आ गया 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 2 करेंगे ना तो 3√2 आ जाएगा, यानी कि 3 i कैप माइनस k कैप। इसको लिख सकता हूँ मैं 3√2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बच्चों को दिक्कत होती है लिखने में, अरे भाई 3 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो √18 ही आएगा ना। अरे भाई ऐसे लिख लो 9 × 2, 9 का क्या 3 स्क्वायर, तो 3 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया, ऐसे सोच लो। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी दिक्कत होती है बच्चों को कई बार, ये भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि ये हो गया तुम्हारा इतना। अब थोड़ा सा इसको पुट करो, पुट करोगे तो क्या आएगा, सी वेक्टर आपका क्या बना, मैग्नीट्यूड कितना है जी 17। डायरेक्शन कहाँ से आई जी, i कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई √2। आंसर क्या आया जी, बी। समझ गए आप। तो ये वो पहले वाले ही सवाल हैं जो मैं पहली बातें यूज़ कर रहा हूँ, ये इसके अलावा कोई बात इस्तेमाल नहीं करी। वेक्टर कैसे बनता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बेसिक बातें, रिजल्टेंट ज़ीरो कब होता है, वो बेसिक बातें, √2 मैग्नीट्यूड कब आता है, √3, सेम बातों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर पढ़ेंगे। तो ये सवाल देखो आप, ये सवाल क्या है, ये सवाल ऐसा है कि आपको वेक्टर गिवन है कि जी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू -i कैप +1/3 j कैप प्लस k कैप, और देन एस वेक्टर आपको गिवन है xi कैप 3 j कैप प्लस x-1 k कैप। ये आपको वेक्टर्स गिवन है। आपको वो ऑप्शन देखो कैसे कैसे हैं, ये देके आपसे पूछ लिया गया। पहली चीज पूछी कि जो ए और बी के बीच में एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एंगल बिटवीन सॉरी आर, आर एंड एस है, ऑब्ट्यूस। सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको कि एक्यूट एंगल बनेगा। तीसरा पूछ लिया आपसे राइट एंगल बनेगा। फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया डिपेंड ऑन एक्स, वेरिएबल घुसा रखा है ना। अब आपको दिमाग में तो एक ही चीज आनी चाहिए कि मास्टर ने बताया था कि सर ने बोला था कि आर डॉट एस करना है आर एस कॉस थीटा। सो आर डॉट एस करो पहले, ये प्लस का एक्स है देखो, ये माइनस का 1 है इधर, कॉफिशिएंट ही मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट में कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका। अब ये आई जे के सब प्लस का ही लेना है आपको। ये क्या है, ये माइनस इसके साथ इंक्लूड करो, ये माइनस, ठीक है जी। तो ये -1, तो ये कितना बन गया जी -के x प्लस के 3 इंटू 1/3 प्लस के x-1 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू दिस आर एस कॉस थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आएगा -x+1 प्लस x-1, कट गया, तो ये क्या हो जाएगा जी आर एस कॉस थीटा। सो कॉस थीटा तो आपका 0 आ गया, यानी कि थीटा विल बी 90 डिग्री। तो दिखने से तो सवाल कैसा लगेगा,
सबको ऐसा लग रहा होगा हाँ भाई एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स तो दे ही नहीं रखा, लेकिन एक्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आएगा? राइट एंगल। कॉस थीटा क्या आ गया? 0 डिग्री, डिपेंड ही नहीं कर रहा, कट गया ना भाई ये सब। तो इस तरीके से आपको करना यही है, उसके बाद आपको रास्ता खुद मिल जाएगा। ये जो बच्चे सवाल बनाना सीखते हैं ना कि बनाते कैसे हैं, जो फिक्स बातें होती हैं, जैसे यहाँ एंगल पूछ लिया कि एंगल कितना होगा, आप एंगल निकालने के लिए इसका यूज करें, आगे रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। चलो जी, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसको बोलते हैं जी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ये यूज होता रहेगा। पहले एक बार सीख लो क्या है, और छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, ये मैंने वेक्टर मान लिया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब मुझे निकालना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसकी प्रोजेक्शन मतलब परछाई। तो अगर आप देखो तो इसकी परछाई इतनी बनेगी, भैया आप ऊपर से ऐसे टॉर्च टॉर्च लगा दो ऐसे, आप देखोगे कि ये इतनी परछाई बनेगी इसकी। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब ए की बी के ऊपर परछाई, प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन आ गई। तो आपको पता ही है, अगर मुझे प्रोजेक्शन बनानी है तो मुझे ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे डालना पड़ेगा। तो ये होगी प्रोजेक्शन, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है जी, अब प्रोजेक्शन क्या हुई? ए कॉस थीटा, ये हुआ जी प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन को कैसे लिखा जा सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये जो मैग्नीट्यूड हुआ ये किसके बराबर होगा? ए कॉस थीटा। क्लियर है जी? तो ए कॉस थीटा को अब देखो, मुझे इसको चेंज करना है, रहना ए कॉस थीटा चाहिए, और मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, थीटा तो मुझे गिवन ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसे करूँगा, मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। मुझे लिखना है ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी, लिख लूँ? तो ये दोनों बराबर ही तो बात है, डिवाइड बाई बी। अब देखो, अगर मुझे खाली वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर दिया और बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा आपका एक कॉस थीटा। अब ये असल में मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो जी, प्रोजेक्शन का मतलब आज आप अब तक आप यही तो पढ़ते आ रहे थे ना। अगर मैं ये प्रोजेक्शन की बात करूं, ये तो अल्टीमेटली मुझे इसे दो वेक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा, ए को, यही तो पढ़ते आ रहे थे। इसका अगर मैं एक कंपोनेंट तो ये आया और एक कंपोनेंट ये, इसके इस कंपोनेंट को बोला जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वेक्टर होता है पैरेलल कंपोनेंट। इस पैरेलल कंपोनेंट का वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, तो अब ये हो गया तुम्हारा पैरेलल वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर वेक्टर। सेम ही तो बात है ना, कंपोनेंट कर दिया। तो क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत है आपको? ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर, भाई ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, इसको भूल जाओ आप। तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे, बताया था ना इधर ही आएगा। तो सेम ही तो बात है, कान को एक तरफ से पकड़ लो, कान को घुमा के पकड़ लो, वही बात ही बात है। अब अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं, देखो मैं लिखना चाहता हूं कंपोनेंट, ऐसा आपको लिखना आएगा, और मैं लिख भी देता हूं इस बात को, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, प्रोजेक्शन का, लेकिन मुझे प्रॉपर वेक्टर लिखना है। मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए लिखनी है अलोंग बी वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म लिखनी है मुझे। ठीक है, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? देखो जी, ए पैरेलल लिखना है ना मुझे लिखना है ए पैरेलल। सो ए पैरेलल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, वेक्टर कैसे बनाया जाता है? मैग्नीट्यूड इनटू ए पैरेलल कैप डायरेक्शन। सेम चीज पिछले वाली यूज करूंगा, कोई नई बात यूज नहीं करूंगा। आप मुझे ये बताओ,
ए पैरेलल यानी कि ए cos थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया भाई। ये वेक्टर लिखना है मुझे, ये मैंने नया वेक्टर बनाया, अल्टीमेटली ये ए पैरेलल है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ए cos थीटा हो गया। किसके, अब ए पैरेलल की डायरेक्शन कहाँ से आएगी, किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के, किसके अलोंग है, बी वेक्टर के, तो जो बी कैप होगा वही तो ए कैप होगा। अरे भाई डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना, तो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी कैप विल बी इक्वल्स टू ए पैरेलल का कैप। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपका बी कैप। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर इंटू बी कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी कैप बाई बी वेक्टर, इसको एक साथ लिख लो। आई होप कि आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी कैप को क्या लिख सकते हो आप, बी कैप को क्या लिख सकते हो आप, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी। तो अब तो ये कुछ भी, आप ये ऐसे निकल जाएगा भाई, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये आ गया आपका। तो ये आपका निकल के क्या आया, ए पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कई बार कि भैया ए परपेंडिकुलर वाला बताओ, ए परपेंडिकुलर निकालो। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में अब क्या आना चाहिए, देखो आपके दिमाग में तो बस ये आएगा ना, क्योंकि भाई बार बार मैं चीज़ें याद रटूंगा थोड़ी ना, है रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। अब कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि भैया मैथ्स है, इतनी चीज़ें थोड़ी ना रटोगे, रटने के लिए बायो है तो ए वेक्टर। तो ये क्या आ गया, इसके दो कंपोनेंट किए मैंने, प्रोजेक्शन यानी कि ये प्रोजेक्शन हुई और एक ये प्रोजेक्शन, इसको बोला मैंने ए परपेंडिकुलर और इसको बोला मैंने ए पैरेलल। ये बी वेक्टर तुम्हारा इधर ही है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया। अब ए, ये तो लिख लिया, अब ये लिखना है, तो बच्चा तुरंत करेगा, अच्छा लिख देंगे तो चलेगा। देखो ए परपेंडिकुलर, सर ने बताया था मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, ए साइन थीटा, चलो इनटू ए परपेंडिकुलर कैप, ये वेक्टर हो गया। लेकिन बनाओ तो सही भाई, ये कहाँ से लेके आओगे, इसके अलोंग तो कोई वेक्टर ही नहीं है, कोई नॉन वेक्टर ही नहीं है, तो ये कैसे निकालोगे, तो यहाँ फंस जाओगे आप जाके, यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। अरे भाई सीधी सी बात है, ये तो ठीक है, ये मिल गया, चलो ए साइन थीटा, चलो मान ली मैंने आपकी बात, ए साइन थीटा मिल गया आपको, लेकिन ये कहाँ से लेके आओगे, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ कहाँ से, आपको ए वेक्टर गिवन है और आपको बी वेक्टर गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप, बी हो गया तुम्हारा, चलो आई कैप प्लस 2k कैप। आप जिद कर लो कि सर थीटा एंगल तो निकाल ही लेंगे, कोस लगा के निकाल लो, चलो निकाल लिया। ए सर यहाँ से आ जाएगा, चलो ये भी आ गया, मैं आपकी बात मान ली, ये आ गया, ये कहाँ से लेके आओगे, पर यहाँ गड़बड़ है ना सारी। तो इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर क्या है, आप क्या करो, अब आपको तुरंत समझ में आएगा ए पैरेलल वो क्यों लिखी थी मैंने, भाई ये कॉम्बिनेशन तो इसी का है ना। तो अगर मैं ए परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहा हूँ और ए पैरेलल मैंने आसानी से निकाल ही सकता हूँ, तो इसको ए वेक्टर से माइनस कर दो, आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्शन का गेम हुआ। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाके आएगा, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो जब आप आगे काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, फोर्स वाला पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो वहाँ ऐसे आएगा कि भैया ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है और ये तुम्हारी वेलोसिटी है, ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है और ये थीटा, और मान लो ये वेक्टर फॉर्म में ही दे रखे हैं। चलो इसी बेस पे हम सवाल कर लेते हैं ताकि मतलब सेम सेम आपको फील आ जाए कैसे कर रहे हैं। तो ये ए वेक्टर दे दिया, लेट्स सपोज आपको आई कैप प्लस जे कैप, और वी वेलोसिटी वेक्टर दे दिया आपको आई कैप प्लस 2j कैप, ऐसे दे दिया। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वी वेक्टर, और ये निकालना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि जब आप आगे जाके फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो देखो एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट क्या हुआ, ए कॉस थीटा, और ये क्या हुआ इधर, ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा जो इसके अलोंग है ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और ये खाली वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन चेंज करता है, इसकी खाली डायरेक्शन चेंज करेगा।
फिर आके हम कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे, पाथ कैसा बनेगा वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। लेकिन ये ज़रूरत पड़ने वाली है, ये पढ़ने वाली है, तो आपसे वो ये पूछेगा। और इस कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? इस कंपोनेंट को बोला जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है जी, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर सर्कुलर में आगे जाके पढ़ेंगे ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जो वेलोसिटी के अलोंग टेंजेंशियल, और ये वाला होता है सेंट्रीपिटल यानी कि नॉर्मल। ठीक है, जो उसको मोड़ने की कोशिश करता है। तो आगे जाके ये सारी बातें पढ़ेंगे, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्योंकि फिर आपसे कोई बंदा बोलेगा कि अच्छा इसका कंपोनेंट इसके अलोंग, चलो वो तो आप निकाल ही लोगे, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा। लेकिन अब आपको आता ही नहीं निकालना, तो उसकी बात सुनोगे कैसे? फिजिक्स तो बात की बात है, पहले आपको पता तो चलना चाहिए वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग कौन सा आएगा, ए कॉस थीटा। आपको पता ही नहीं चल रहा ए कॉस थीटा कैसे आएगा। आपको पता ही नहीं है कि ए कॉस थीटा होता है, इसके कंपोनेंट ऐसे डिवाइड होते हैं, रेक्टिलिनियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने तोड़े हैं। ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ने ही नहीं आते, आपको पता ही नहीं है कि 90 पे होते हैं, तो आप कैसे करोगे? वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो सारी बातें, इसलिए वेक्टर बहुत ज़रूरी है। तो ए वेक्टर और आई वेक्टर तो मुझे पता है। अब मैं क्या, मैं रटूंगा थोड़ी ना, रटना कुछ भी नहीं है। अब देखो, मैं ऊपर इतनी बातें लिख के आया हूँ, मैं कोई बात याद नहीं रखूंगा। अभी आप देखो, जैसे मैं आपकी तरह ही बना रहा हूँ, मेरे सामने ये चैलेंज आया कि ए कंपोनेंट वी के अलोंग, तो मुझे पता चल गया कि यानी कि ये ए पैरेलल पूछ रहा है, ये बात पता चल गई। अब मैं यहाँ ए पैरेलल लिखूंगा, मुझे पता है मैग्नीट्यूड होना चाहिए इनटू डायरेक्शन होनी चाहिए। सीधी सीधी बात करूंगा मैं तो। मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ? ए कॉस थीटा। भाई कंपोनेंट लोगे तो इसका ए है, तो ये वाला कितना आएगा? ए कॉस थीटा। ये कितना आता है? ए साइन थीटा। चलो जी, तो यहाँ आ गया तुम्हारा ए कॉस थीटा इंटू ए पैरेलल कैप। डायरेक्शन तो जो वी कैप की है वही ए कैप की होगी, तो ए पैरेलल कैप भाई सेम डायरेक्शन में है ना, विल बी इक्वल्स टू वी कैप। भाई डायरेक्शन तो बराबर ही होगी, नहीं होगी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये देखो, ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वी कैप भी तो इसी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्शन आप वहाँ से निकाल लेंगे। ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर डिवाइड बाई, अब देखो ये कैसे सोचना होता है। ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपने मन में ही कैलकुलेशन हो जाती है, ए वी कॉस थीटा, तो वी काटना है तो वी से डिवाइड कर दो, आ गया ए कॉस थीटा, खत्म। इनटू वी कैप लिख लो। अब ए डॉट वी करो, 1+2 डिवाइड बाई वी कितना हो गया? √1+4 इंटू वी कैप कितना हो गया? वी वेक्टर आई कैप +2j कैप डिवाइड बाई √1+4। आसान है नहीं है? यानी कि ये बनेगा 3/5 आई कैप +2j कैप, खत्म। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा क्या मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे यहीं पे इसी सवाल के अंदर देख लो, ए परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको ए वेक्टर माइनस ए परपेंडिकुलर कर दो। ए वेक्टर क्या बना आपका? आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, माइनस करना है आपको 3/5 आई कैप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6/5 जे कैप, माइनस करो 1 - 3/5, 1 - 3/5, तो ये कितना बन गया? माइनस, नहीं 1 - 3/5 यानी कि 2/5 आई कैप। फिर क्या बना? 1 - 5/6, 1 - 5/6 यानी कि -1/6 ठीक है। ए परपेंडिकुलर, बताओ। बस ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इसीलिए सिखाया गया है। ये जो आपको बताया गया है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना, ये वाला निकालना, ये सिर्फ इस बात के लिए सिखाया गया है ताकि आगे जाके आपको समझ में आए, क्योंकि आपको ये निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आप पैरेलल कंपोनेंट निकालो, बहुत ईजी है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लेना आप। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको ए वेक्टर, कुछ भी लिख लो, जैसे आई कैप +2j कैप +3k कैप, ठीक है जी। तो आप और बी वेक्टर आपको दे दिया आई कैप +j कैप +k कैप। तो आपको ए का कंपोनेंट निकालना है, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों। तो ऑब्वियस ही बात है, पैरेलल निकालोगे पहले, तो ये निकालना है आपको।
तो ए पैरेलल का आंसर आएगा आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ए परपेंडिकुलर का आंसर आएगा आपका -i कैप प्लस के कैप। तो ये मैच करना, नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो यहीं से इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे। तो ये आपका पूरा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था। अब बस आपका लास्ट टॉपिक बचा है, कौन से वाला, वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। वो मैं आई विल अपलोड, और उसके बाद आगे शुरू करेंगे काइनेमैटिक्स तुरंत। तब तक के लिए रोज़ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें, एक एक बारीक बात सीखें। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप एक एक बात अगर आप ध्यान से और बहुत ही मन लगा के सीखेंगे तो आप सीख पाएंगे और अच्छा भी कर पाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।